Hello guys. My name is Dharmendra Panjwani. We were doing financial statements of company for class 12. This is a very basic chapter, बहुत ही बेसिक चैप्टर है आपके लिए। इससे आपका क्या क्या फ़ायदा होगा? आप सबसे पहले जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ोगे कि कैसे कंपनी के लिए बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनते हैं, उससे आगे जाके आने वाले चैप्टर्स में जब आप पढ़ोगे अकाउंटिंग रेशियोज, आप पढ़ोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये जब आप पढ़ोगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें रीड करना है और कहाँ से उन कंपोनेंट्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स है वहाँ से हमें डेटा निकालना है। ठीक है, और उस डेटा का क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे रेशियोज में हम काफ़ी चीज़ें निकालते हैं, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ पे हमें करंट रेशियो मिलेगा। ठीक है, आइए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सबसे पहले कि व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमें बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के। उसका हमने ट्रिक देखा था, CPU। पहला होता है कैश फ्लोज, फिर आता है परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, एंड लास्ट होता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा याद करने का काइंड ऑफ ट्रिक था। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उसका हमारा ट्रिक था 3PM, यानी कि P 3 बार एंड देन 1 टाइम M। क्या इसका ट्रिक था? पास पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशन। पास पीरियड मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कैरेक्टर ऐसा होता है कि वो पास पीरियड हेंस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, देन हमने सेकंड पी देखा था प्रॉफिटेबिलिटी, इट शोज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देन थर्ड, हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है थ्रू बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड लास्ट था एम, मनी, यानी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है किसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फिर हमने देखा था एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा था VR कट, जो इसका एक्रोनिम है, जो हमने बनाया था VR कट। एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी मतलब वेरीफाइबल, वेरीफाई कर सकते हैं हम सोर्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी से। आर मतलब रेलेवेंट, रेलेवेंट होता है किसके लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। यू, फिर आता है सी। सी क्या होता है? कंपेरेबिलिटी, ये कंपेयर किया जा सकता है इंडस्ट्री के दूसरी कंपनी से या फिर 2 ईयर्स के बीच में इन द ऑफ अ सेम कंपनी। ठीक है, यू मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए बनाया जाता है, किसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, और टी मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रूली प्रेजेंट करते हैं हम, फेयरली प्रेजेंट करते हैं थ्रू जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शेड्यूल होगा। ठीक है, अब हम चालू कर रहे हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे, हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो रिलेशनशिप हमें बताता है, पोर्ट्रेज रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। इक्विटी, लायबिलिटी एंड एसेट्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। सबसे पहला ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सा, जैसे कि मान लो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, एज अ ओनर आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपीज़ का। ठीक है, और वो 5 लाख रुपीज़ का जो कैपिटल है, उससे हमने क्या किया? 3 लाख का तो असेट खरीद लिया, और बाकी बचा 2 लाख क्या है? कैश पड़ा है। ठीक है, तो ये हमें रिलेशनशिप दिखाता है कि देखो हमने इन्वेस्ट इतना किया था, इक्विटी हमने 5 लाख का लगाया था, और उसके रिलेशन में हमने 3 लाख का एसेट खरीदा एंड 2 लाख का कैश खरीदा। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा पोर्ट्रेज रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी इन लायबिलिटी एंड असेट्स।
सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट and not for a period it is true only for the date on which it is prepared because even a single transaction would cause a change। कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ये हम एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हैं। पर्टिकुलर जो डिसाइडेड डेट होती है उस पे बनाते हैं, नॉट फॉर अ पीरियड। कहने का मतलब सर, देखो, इफ़ यू आर थिंकिंग कि बैलेंस शीट पूरे साल की बनती है, सिर्फ पूरे साल की ही बनती है, तो यू आर रॉन्ग। कंपनीज क्या करती है? हाफ ईयरली बैलेंस शीट्स भी बनाती है, ठीक है? या फिर कंपनी क्या करती है? क्वार्टरली बैलेंस शीट्स भी बनाती है, और उसके बाद इन सबको समराइज करके क्या बनाती है? एनुअल बैलेंस शीट भी बनाती है। तो कहने का ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड कर देती है कंपनी कि इस डेट पे हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। इस डेट पे हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है? और वो जो डेट होती है, कहने का मतलब ये है कि एक प्रिस्क्राइब जो पीरियड होता है, मान लो कि 10 दिन हुए और कंपनी ने डिसाइड किया चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। अगली बार फिर 50 दिन हुए टोटल, कंपनी ने डिसाइड किया बैलेंस शीट बनाते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। दे व्हाट दे डू, वो डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट को हम लेंगे और उस डेट पे ही हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है? एंड देन फिर वो सेम इंटरवल्स की डेट्स जो डिसाइड करते हैं उन्हीं पे बैलेंस शीट फॉर्म की जाती है। सो इट्स वेरी प्रिटी सिंपल। आगे जो मैंने इतने बड़े लिखे हैं, क्या कहता है वो? इट इज ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन वुड कॉज अ चेंज। कहने का मतलब, देखो, एक पीरियड में मान लो मैंने सामान बेचा, ठीक है? सोल्ड गुड्स, मैंने सामान बेच दिया, ठीक है? मैंने कितने बेचे? 100 यूनिट्स बेच दिए, ठीक है? अब ये यहाँ पे क्या है? डेट है, मान लो ये हो गया 31 जुलाई। अब मैंने 100 यूनिट्स बेचे, सेल कर दिए, पर मेरे गोडाउन से अभी तक 100 यूनिट्स गए नहीं है। मैंने डिलीवरी नहीं दी। मैंने सेल तो कर दी पर मैंने डिलीवरी नहीं दी। मैंने डिलीवरी कब दी? मैंने डिलीवरी दी 5 अगस्त को। 5 अगस्त को मैंने डिलीवरी दी, ठीक है? अब देखो, ऑल दो ये जो डिलीवरी है, डिलीवरी से क्या होता है? इन्वेंट्री कम हो जाएगा, है ना? और वो सेल का इफेक्ट किस में दिखेगा? इन्वेंट्री में दिखेगा। सही बात है ना? सेल का इफेक्ट इन्वेंट्री में दिखेगा। ऑल दो ये रिलेटेड किससे है? इस पीरियड से रिलेटेड है। ऑल दो किससे रिलेटेड है? इस पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है? अब डिफरेंस क्या हुआ कि एक ट्रांजैक्शन की वजह से दो जो इवेंट्स हो रहे हैं वो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। वो जो दो इवेंट्स हो रहे हैं वो अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है? ये इस पीरियड के रिगार्डिंग है। बट हम कहाँ पे बना रहे हैं बैलेंस शीट? हम बना रहे हैं 31 जुलाई पे, ठीक है? और हम 31 जुलाई पे क्या देखेंगे? ट्रांजैक्शन वाइज प्रोग्रेस देखेंगे। ट्रांजैक्शन वाइज प्रोग्रेस देखेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ तक की ट्रांजैक्शंस में क्या प्रोग्रेस है। समझ में आई बात? यहाँ तक की ट्रांजैक्शंस में क्या प्रोग्रेस है। तो हम जब 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाएंगे तो इन्वेंट्री में हम 100 यूनिट्स लेस करके ही दिखाएंगे, क्योंकि क्या हो गया है? हो तो गया है ये सेल, पर हमने ऑल दो डिलीवरी नहीं की। डिलीवरी हम बाद में करेंगे, ठीक है? अगर ये पीरियड वाइज बनाते तो हम क्या इस चीज को भी कंसिडर नहीं करते, ठीक है? हम सिर्फ
सारे इसको कंसिडर करते हैं कि हाँ ठीक है 100 यूनिट्स अभी भी पड़े हैं मेरे पास, बट मैंने सेल कर दी है, सेल में मैं 100 यूनिट्स दिखा रहा हूँ बट मैं यूनिट्स में कम नहीं कर रहा। ज़्यादा इसमें जाना मत डेप्थ में, मैंने आपको बता तो दिया है, इट्स फॉर जनरल पर्पस, आपको ज़्यादा इसके डेप्थ में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इन केस क्वेश्चन आ जाए तो आप बस नॉर्मली लिख लो, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, बहुत सिंपल है, शोज फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अपन ने पहले भी पढ़ा था फाइनेंशियल पोजीशन किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, आपने 11th में पढ़ा होगा। गोइंग कंसर्न होता है कि हर बार जब भी बिजनेस चलता है या हम बिजनेस खोलते हैं तो ये माना जाता है कि बिजनेस चलता जाएगा, उसको कहते हैं गोइंग कंसर्न, ठीक है। पोजीशन दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन कि क्या हमारा बिजनेस सच में चलता ही जाएगा। मान लो बिजनेस में बहुत हैवी लॉसेस हो गए, तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं कि हो सकता है कि गोइंग कंसर्न जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ी दिक्कत आए, यानी वो बिजनेस हो सकता है बीच में ही बंद हो जाए, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए बैलेंस शीट हम देखते हैं, और बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती है, फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ पॉइंट करते हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फैक्ट्स बट is influenced by accounting assumptions, ठीक है। कहने का मतलब, यहाँ पे जजमेंट्स भी लिख देता हूँ। कहने का मतलब बैलेंस शीट जो होती है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो पूरी तरीके से असली असली तो मतलब होती है, बट पूरी तरीके से जो उसमें फैक्ट्स चीज़ें दिखाई जाती है उनमें कुछ कुछ चीज़ों में अजम्पशंस भी यूज़ की जाती है, जजमेंट्स भी यूज़ की जाती है। जैसे कि मेरे डेटर्स हैं 100 लाख के, ठीक है, या फिर 100 lakhs के मेरे डेटर्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या अजम्पशन यूज़ की कि जितना मेरा पास्ट रिकॉर्ड है, जितना मेरा पास्ट मैंने देखा है अपने बिजनेस में, उसमें हर बार क्या बैड डेट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मैं सोच रहा हूँ कि 10% बैड डेट्स हर बार होंगे ही होंगे, मुझे 10% बैड डेट्स हर बार मुझे होंगे ही होंगे। तो मैं क्या करता हूँ इन बैड डेट्स के लिए, प्रोविजन बना लेता हूँ, प्रोविजन बना लेता हूँ फॉर बेड डेट्स, ठीक है। कितने का, 10 लाख का, 10 लाख का मैं प्रोविजन बना लेता हूँ। अब देखो, हर बार ज़रूरी थोड़े ना है कि 10% यानी 100 लैक्स में से 10 लाख मेरा नुकसान ही हो। हर बार ज़रूरी थोड़ा ना है कि 100 लाख में से मेरा 10 लाख नुकसान ही हो, मेरा बेड डेट्स हो जाए, नहीं हो सकता है 12 लाख हो बेड डेट्स, हो सकता है 8 लाख हो। तो ये जो चीज़ है ये अजम्पशंस के थ्रू की जाती है और जजमेंट्स के थ्रू की जाती है, ठीक है। आ जाओ, इसका एक्रोनम बनाते हैं। देखो, सबसे पहले आता है रिलेशनशिप, मैं आपको तो पता, ये वर्ड तो भैया याद ही रहेगा आपको, आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सेकंड आता है पर्टिकुलर डेट, या फिर आप नॉर्मल डेट भी याद रख लो, सही जा रहा है एग्जैक्टली सही जा रहा है। फिर क्या आता है, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्या आता है, अकाउंटिंग असम्पशन। नाउ अब आप इसको कैसे याद रख सकते हो, अब आप इसको कैसे याद रखोगे, आपको आना था एक रिलेशनशिप में, ठीक है, आपको आना था एक रिलेशनशिप में, और देन आपको एक लड़की मिली जिससे आप दोनों ने डिसाइड किया कि आप डेट पे जाओगे, ठीक है। आप डेट पे जाओगे तो आपने अजम्पशन लिया कि यार हम डेट पे जाएंगे तो खर्चा तो होगा, और डेट पे किसी अच्छी जगह ही लेके जाऊंगा तो उसके लिए खर्चा तो होगा। और वो खर्चे के लिए आपने क्या असेस किया, आपने देखा कि
मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके बना सकते हो और ऐसे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट कंप्लीट। नेक्स्ट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आ जाओ। क्या क्या होता है? मैचेस revenues and expenses to determine profit or loss during the period। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें क्या बताता है? एक साइड पे वो बताता है हमें रेवेन्यूज और एक तरफ हमें बताता है एक्सपेंसेस। ठीक है, और उन दोनों को मैच करके, मान लो रेवेन्यूज ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, अगर रेवेन्यूज ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है, इसका मतलब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है? रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मैच करके हमें बताता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सेम, प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर डेट, नॉट पर्टिकुलर पीरियड आएगा इसमें, सेम नहीं आएगा। नॉट ऑन ए पर्टिकुलर डेट। अब ये आप पूछोगे कैसे? ये आप पूछोगे कैसे? देखो, आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ठीक है, आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाया। अब इस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आप वो सारी चीज़ें लेते हो जो पूरे साल में आती हैं। ठीक है, जो पूरे साल में हुई, आप वो चीज़ें तो लेते हो। आपको रेंट मिला, आपने लिया, आपको कमीशन देना था, पे किया, वो आपने लिया। बट आप एक चीज़ सोचो, आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पे 31 मार्च पे 2 लाख का ऐसी इनकम है जिसके आप हकदार हो गए हो, जिसके क्या हो गए हो, आप हकदार हो गए हो। ठीक है, बट ये इनकम मुझे कब मिलेगी? ये इनकम मुझे मिलेगी, मान लो 31 मई को मिलेगी इनकम। ठीक है, 31 मई को मुझे ये इनकम मिलेगी, बट मैं हकदार हो गया हूँ कब? 31 मार्च को ही हकदार हो गया हूँ। तो क्या मैं ये 2 लाख का एडजस्टमेंट दिखा दूँ? हाँ सर, 2 लाख का एडजस्टमेंट आप दिखा दो। 2 लाख का एडजस्टमेंट आप दिखा दो। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख इस पीरियड से रिलेटेड है। ये 2 लाख क्या है? इस पीरियड से रिलेटेड है। वहां हमने ऊपर देखा था, वहां हमने ऊपर देखा था कि ऑल दो हमारा जो कहाँ गया, हाँ, ऑल दो हमारा जो क्या कहते हैं, इन्वेंट्री है, वो बाहर जा रहा था। इन्वेंट्री है, वो बाहर जा रहा था बाद में। ठीक है, उसका इफेक्ट हमें अभी नहीं करना था, क्योंकि हो क्या रही है, वो चीज़ बाद में हो रही है। ठीक है, हम अभी लायबल नहीं है उसको डिलीवरी देने के, हम बाद में देंगे डिलीवरी प्रोडक्ट को बना के। बट हमने क्या, एडजस्टमेंट अभी कर दिया। सेम चीज़ इसमें, इसमें हमें मिलनी चाहिए। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम उसको बोल दें, यानी कि 2 लाख का तो मैं हकदार हो गया हूँ ना, मान लो 2 लाख का तो मैं हकदार हो गया हूँ, पर वो बोल रहा है कि 2 लाख तेरे को बाद में दूंगा मैं। ठीक है, वो 2 लाख तेरे को बाद में दूंगा, पर 2 लाख तो आपको मिलेंगे ही ना। 2 लाख तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है, ऊपर वाले केस में क्या था, मैं सेल करने से बाद में मना कर सकता था कि मैं, मेरे को अब सेल नहीं करनी, मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उसका हक नहीं है अभी तक, उसका हक नहीं है अभी तक। उस केस में ये सीन था कि उसका हक नहीं है अभी तक कि वो आपसे डिलीवरी मांग सके एट ऑल कॉस्ट। बट यहाँ पे आपका हक है
किसका हक है कि आप 2 लाख रुपए अपनी इनकम मांग सकते हो। सिंस आप मांग सकते हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाते हो, इनकम। आप चार्ज कर देते हो इनकम, और आपके एसेट्स में भी दिख जाता है इनकम रिसीवेबल, दिख जाता है ना, इनकम रिसीवेबल दिख जाता है। तो ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड से रिगार्डिंग हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं आइटम्स, ठीक है, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है। लास्ट हम लिखते हैं प्रिपेयर्ड फॉर अ पास्ट पीरियड हेंस अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये अभी हमने पढ़ा था, ये सेम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कहने का मतलब पास्ट पीरियड का बनाते हैं हम, हमारी बैलेंस शीट दिखाते हैं। मान लो मैंने बैलेंस शीट बनाई 1 अगस्त को, बट मैंने जो बनाई है बैलेंस शीट वो कहाँ तक की है, 31 मार्च तक की। तो ये क्या है, एक तरीके से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, ये पास्ट पीरियड का है, ठीक है। हम 31 मार्च को ही 31 मार्च का पीएनएल नहीं बनाते हैं, हम एक्चुअली आगे बनाते हैं, आने वाले डेट्स पे पीएनएल बनाते हैं और उसके बाद उसे इशू करते हैं, ठीक है। सिमिलरली बैलेंस शीट के साथ भी होता है ये चीज, पर बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में ऐसे भी इफेक्ट्स आते हैं जो बाद से रिगार्डिंग भी होते हैं, बाद से रिलेटेड भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मुझे बाद में डिलीवरी करनी है, बट उसका इफेक्ट मैंने क्या कर दिया, अभी दे दिया, ठीक है। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसमें बाद का इफेक्ट नहीं आता, उसमें हाथों हाथ जो टाइम, जिस टाइम पे जो चीज हो रही है उसका इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। चलो यहाँ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए। क्या क्या है ये तो आई थिंक बहुत ही सिंपल होंगे। सबसे पहले मैचेस, उसके बाद पर्टिकुलर पीरियड, आप पीरियड पे कर दो, ठीक है, एंड देन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। आई थिंक इसके लिए तो कोई ज़रूर होगा नहीं एक्रोनिम का। नेक्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेचर ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखते हैं क्या क्या इसका नेचर में आता है। सबसे पहला होता है रिकॉर्डेड फैक्ट्स, रिकॉर्डेड फैक्ट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें क्या दिखाता है, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, जो कि फाइनेंशियल्स में लिखे होते हैं। यानी जो एंटरप्राइजेज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि किसी ने सेल की है, तो सेल करने में हम क्या करते हैं, इनवॉइस इशू करते हैं, विच इज़ व्हाट, अ रिकॉर्डेड फैक्ट, ठीक है, अ रिकॉर्डेड फैक्ट जो कि किस में दिखाई देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई देता है, हेंस वी कैन प्रूव इट इज रिकॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो जब जैसे जिस अकॉर्डिंगली बनते हैं, किस बेसिस पे बनता है, इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ बताए हुए हैं, हमारे लॉज, जो इंडियन लॉज हैं उनमें बताए हुए हैं, और जो अथॉरिटीज़ हैं जो मैनेज करती हैं इन सबको, वो क्या बताती हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बनाती हैं और हमें गाइड करती हैं, एक तरीके से स्टेटमेंट देती हैं हमें, गाइडेंस स्टेटमेंट के थ्रू बताती है कि आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस मतलब, कन्वेंशंस का मतलब होता है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, प्रूडेंस मतलब कि एंटिसिपेटरी चीज़ों पे भी ये चलती है। यानी कि मान लो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुझे इनकम मिलने वाली है, ठीक है, सो आई एंटिसिपेटेड इट कि मुझे इनकम मिलने वाली है, और मैंने वो इस इनकम को क्या कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लिया। या फिर मान लो कि कोई केस चल रहा है, ठीक है,
और मैंने ये अज्यूम्पशन ले रखा है कि वो केस मैं जीतूंगा, वो केस मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। तो अगर मुझे इतना विश्वास है कि मैं वो केस जीतूंगा, तो उसका इम्पैक्ट मैं क्या दिखाता हूँ, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दिखाता हूँ कि उस केस को मेरे जीतने की बहुत हाई चांसेस है। सो इट इज व्हाट, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सर, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, और ये स्टैंडर्ड्स हमें कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स हमें कंपनीज एक्ट में दे रखे हैं। क्या होते हैं ये स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से चीज़ें बनानी चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए, किस तरीके की चीज़ों को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वैसे दो तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक होता है एएस और एक होता है इंड एएस। आपके काम के नहीं है ये दोनों, बट आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जो छोटी कंपनीज होती है उनमें लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, और जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, ठीक है, उनमें लगता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये दोनों है इंडिया की, बट बड़ी कंपनीज को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगता है और छोटी कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो के लिए एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखा है, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताता है कि किस तरीके से आपको कैश फ्लो प्रेजेंट करना है। सिमिलरली एक कैश फ्लो, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें दे रखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, कि कैसे आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, उसमें डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज करना है, ठीक है, और उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, फिर हमारा आता है पर्सनल जजमेंट्स। पर्सनल जजमेंट्स के बारे में मैंने ऊपर बताया था, आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर। तो अपन आगे इसके बारे में बात नहीं करते। ठीक है, कितने हो गए हमारे, 5 हो गए। ठीक है, 5 हो गए। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे हम रैप के नाम से। ठीक है, और ये रैप क्या है, बहुत ही बड़ा रैप है। ठीक है, आर फॉर रिकॉर्डेड फैक्ट्स, ए फॉर, ए 3 बार आता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और फिर लास्ट पी पर्सनल जजमेंट्स। ठीक है, यहाँ हमारे होते हैं नेचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कंप्लीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। आई नो, आई होप, आई एम नॉट होपिंग, बट हाँ, मुझे लग पता है कि आपको बहुत बोर कर रही होगी ये सब चीज़ें। डोंट वरी, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपन प्रैक्टिकल थोड़े सेगमेंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहला जो है वो है इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सेम पॉइंट इसमें आता है जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, और विच इज इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। हमें पोजीशन बताता है, किसकी, कंपनी की पोजीशन बताता है थ्रू व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। थर्ड, असिस्टेंट असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है काफ़ी चीज़ों में। ठीक है, फोर्थ, इनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी। ठीक है, इनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी। फिफ्थ, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। देखो, पहले के 4 पॉइंट तो आपको बहुत सुने सुनाए लग रहे होंगे, मैं बताऊं कैसे। ये देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। आओ देखो, हम आते हैं
यहाँ पे क्यों हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके। थर्ड चीज़ क्या थी? थर्ड था इसमें असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, और फोर्थ था कंपैरेटिव स्टडी। ये देखो, अब आते हैं अपन इसेंशियल्स के रेलेवेंट वाले चीज़ पे। रेलेवेंट में मैंने आपको क्या बताया था? इट हेल्प्स मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या है? हेल्प करता है किसको? मैनेजमेंट को हेल्प करता है। सिमिलरली इसी के फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कंपेरेबिलिटी। मैंने आपको समझाई थी कंपेरेबिलिटी के बारे में कि सेम इंडस्ट्री में दो कंपनीज के बीच में कंपैरिजन करने में काम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वही सारे पॉइंट्स हैं, घूम फिर आके सेम। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट, जो है बोलता है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। जब एक कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या सोचती है? कंपनी सोचती है कि चलो लोन इशू कर देते हैं, लोन हम ले लेते हैं बैंक से, ठीक है। कंपनी जाएगी बैंक के पास। अब बैंक को कैसे पता होगा कि कंपनी कितना कमाती है, कंपनी कितना कमा सकती है फ्यूचर में, कंपनी ने पास्ट में कितना कमाया है, ठीक है। क्या कंपनी इस केपेबल है, क्या कंपनी की वो औकात है कि कंपनी हमारा लोन फ्यूचर में रीपे कर सके, या कंपनी इंटरेस्ट पे कर सके हमारे लोन पे। ये सब देखेगी बैंक। अब वो कैसे देखेगी? वो देखेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू कंपनी देखेगी, बैंक देखेगा कि क्या कंपनी की हैसियत है हमारा लोन वापस रीपे करने की आगे प्रॉफिट्स कमा के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आता है हेल्पफुल, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, एविडेंस इन व्हाट? लीगल मैटर्स। अब देखो, फर्स्ट से लेके हमने फिफ्थ पॉइंट तक आई थिंक तो डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। आ जाओ सिक्स पॉइंट पे आते हैं। सिक्स पॉइंट भी आता, आई थिंक आपको आता ही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स भी हम अंडरस्टैंडेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं। यानी तीन पॉइंट तो हमारे, तीन चार पॉइंट तो हमारे किससे रिलेटेड है? एसेंशियल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। आते हैं अब हम सेवेंथ पे, जिसमें ये बोलता है कि ये हेल्प करता है किसमें? असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। सबसे पहली बात, असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट मतलब टैक्स लाइबिलिटी का पता लगाना, यानी असेसमेंट मतलब पता लगाना, ठीक है। अब कैसे टैक्स लाइबिलिटी का पता लगाता है, ठीक है। अब देखो, हमारी कंट्री में क्या होता है? टैक्स पे किया जाता है प्रॉफिट्स पे। अगर आपने पैसे कमाए हैं तो थोड़ी सी कमाई का हिस्सा आपको सरकार को प्रॉफिट, सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोचो कि प्रॉफिट्स कितने कमाए हैं एक कंपनी ने, वो कहाँ से पता चलेगा? वो पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इतना प्रॉफिट कमाया है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट्स के बेस पे टैक्स का असेसमेंट कर सकते हैं कि हमें इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट इज वेरी क्लियर। लास्ट पॉइंट बोलता है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। एविडेंस इन व्हाट? लीगल मैटर्स। अब देखो, एक कंपनी ने एक कंपनी ने लैंड खरीदी, ठीक है। लैंड खरीदते टाइम कंपनी ने एग्रीमेंट वगैरह पे सब पे साइन किया, और लैंड के पेपर्स पे साइन करके उस लैंड को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा दिया। कल को कोई एक जना केस कर देता है कंपनी पे कि यार ये लैंड मेरी है, कंपनी पे केस कर देता है कि ये लैंड मेरी है, ठीक है। कंपनी पे केस करने के बाद आपके पास क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर चीज जो रिकॉर्ड करते हो उसका क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट होता है और रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपने वो लैंड रिकॉर्ड करी, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करा, वो क्या है? एक तरीके से आपके काम आएगा। किस काम आएगा? लीगल मैटर्स के काम आएगा, ठीक है। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रेजेंट करते हो, वो किस अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हो? आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करते हो, ठीक है। और आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग जब प्रेजेंट करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें, तो वो क्या होती है? एक प्रूफ की तरह काम करती है। किन चीज़ों में?
हर चीज़ों में काइंड ऑफ, बट हाँ लीगल चीज़ों में वो एक प्रूफ की तरह काम करेंगी। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी कवर। हम यहाँ पे आई थिंक अक्रोनिम की आपको ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि ये सारे ऊपर जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उसी के कॉम्बिनेशन है, सबके कल्मिनेशन है। नेक्स्ट पार्ट से हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट से हम पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा एक उठा के बैठेंगे, फॉर्मेट उठा के बैठेंगे और उसको क्या करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे कि ये चीज़ क्या होती है, इसके अंडर सब हेडिंग्स क्या आती हैं। हम पूरे के पूरे बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे, किस तरीके से उसे बनाना है, कंपनी की बैलेंस शीट को बनाना है, किस तरीके से उसे प्रेजेंट करना है हमारे एग्जाम्स में। बट हाँ, टिल देन इस पार्ट में हमने किया है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट से हम पढ़ेंगे format of financial statement, which is Schedule 3 of Companies Act 2013. Till then, goodbye and take care.